हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज करंट अफेयर में मतलब विजन आईएएस 2023 जून का मंथली करंट अफेयर हम कर रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट के हो ही रहे हैं। मतलब सारे सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज होते हैं ना ये, तो सारे सब्जेक्ट में हो रहे हैं। जिसमें आज हम सोशल इश्यूज के बारे में करेंगे, तो उसके रिलेटेड टॉपिक है, तो इन सब टॉपिकों के बारे में आज हम करेंगे डिस्कस। तो बने रहिए हमारे साथ। और भी सारे मतलब पॉलिटी हिस्ट्री पॉलिटी या पॉलिटी इन्वायरमेंट जिस इस टॉपिक से साइंस इंटेक के सारे करंट अफेयर के एक एक वीडियो के रूप में आएंगे, जिसमें हर चैप्टर के मतलब हर सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस आएंगे। तो सोशल इशू से रिलेटेड एक वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोशल इश्यूज सोशल इश्यूज में सामाजिक न्याय। तो सोशल इश्यूज पता है ना आपको, GS1 का पार्ट है। तो जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है और सोशल सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी जो है सोशल इशू से रिलेटेड है, तो इसमें ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य, सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क, तो सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ILO ने एडवांसिंग सोशल जस्टिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। कौन सी? एडवांसिंग सोशल जस्टिस शीर्षक से। यह रिपोर्ट में गरिमापूर्ण कार्य करने को बढ़ावा देने, सॉरी मिनट, तो शुरू होते ही गया, एक मिनट। गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करने की घोषणा की गई। सामाजिक न्याय के बारे में बात करें तो सामाजिक न्याय का तात्पर्य निष्पक्षता, समानता और अपनी बात को कहने या निर्णय लेने के अधिकार तथा अपने जीवन का विकास करने वाले साधन से है। इसके 4 आयाम है। कौन कौन से? जो परस्पर संबंधित एक दूसरे से निर्भर होते हैं, जिसको क्या है, इन्फोग्राफिक्स देखें तो यहाँ पर दिए गए हैं चार चार जो हैं इसके आयाम कौन कौन से हैं। सार्वभौमिक मानवाधिकार की और दक्षताएं और अवसरों की समान पहुंच। मतलब इसमें क्या है, सार्वभौमिक मानवाधिकार, दक्षताएं, यथोचित जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा। और अवसरों के समान पहुंच क्या है? सार्थक कार्य प्राप्त करने और समाज में योगदान करने का अवसर। और जस्ट ट्रांजिशन क्या है? वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी, पर्यावरण आदि से जुड़े परिवर्तन। और उचित वितरण क्या है? समाज में सबसे वंचित या कमजोर लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए अधिक आर्थिक समृद्धि के लाभ का उचित वितरण करना। तो सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार गरिमापूर्ण कार्य से तात्पर्य स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और मानवीय गरिमा की स्थितियों पर में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए उत्पन्न कार्य है। क्या इशू है यार, सॉरी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। सभी के लिए गरिमापूर्ण कार्य सुनिश्चित करना तो सतत विकास का एक अनिवार्य पहलू है, क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। तो निम्न आय वाले परिवारों के लिए है यह, और जीवन यापन हेतु पर्याप्त पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस प्रकार यह गरीबी और असमानता को समाप्त करता है। कमजोर वर्गों के लिए भौतिक कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए सुनिश्चित करता है। और श्रमिक और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य में सुधार तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है। लोगों को गरिमा के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो यह 1919 में वर्साई की संधि के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था। इस संधि के बाद ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। यह संधि इस विश्वास को प्रतिबिंबित करती है कि सार्वभौमिक और अस्थायी शांति केवल तभी हासिल हो सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। ILO और UN मतलब 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बन गया और त्रिपक्षीय संरचना यह श्रमिकों, नियोक्ताओं और सरकारों के एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह सभी महिलाओं को पुरुषों के लिए गरिमापूर्ण कार्य को बढ़ावा देने हेतु एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है। और इसमें 4 रणनीतिक उद्देश्य कौन से हैं? कार्यस्थल पर मानकों और मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों को बढ़ावा देना, गरिमापूर्ण रोजगार और आय के लिए अधिक अवसर पैदा करना, और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा त्रिपक्षवाद और सामाजिक संवाद को मजबूत करना। सदस्य 187 मतलब 187 देश हैं, इंडिया भी है। और इसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल वेज रिपोर्ट आदि। इसलिए यह कहा जाता है कि सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। वर्ष 2015 में ILO ने गरिमापूर्ण कार्य एजेंडा, डिसेंट वर्क एजेंडा लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्य 2030 एजेंडा के 8 लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यह ध्यातव्य है कि SDG गोल 8 गरिमापूर्ण कार्य और आर्थिक समृद्धि से संबंधित है।
सामाजिक न्याय प्राप्त करने में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? तो देखते हैं। तो बदतर सामाजिक स्थिति मतलब आईएलओ के अनुसार 2022 में 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे थे। साथ ही 2020 में 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए थे। इसके अलावा 2021 में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता में जी रहे थे और ये लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को जुटाने में भी असमर्थ थे। इन बुनियादी ज़रूरतों में सुरक्षित पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य और आश्रय शामिल था। श्रम बाजार की अत्यधिक असुरक्षा मतलब आईएलओ के हालिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर 4 बिलियन से अधिक लोगों को किसी भी प्रकार का सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इसके अलावा वैश्विक कार्यबल 60% से अधिक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में लगा हुआ है, इसलिए अर्थव्यवस्था में लगे हुए लोगों की तुलना में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगे हुए लोगों की गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी हो जाती है। अनियत कार्य मतलब कैजुअल वर्क की बात करें तो बहुत अधिक विस्तृत है, इसका प्रचलन बढ़ रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण नौकरियों, आजीविकाओं और उद्यमों पर खतरा बढ़ रहा है। अत्यधिक असमानता और इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है और महिलाओं पुरुषों की तुलना में लगभग 20% कम कमाती हैं, ये भी बात है। जब लैंगिक भेदभाव किसी अन्य भेदभाव जैसे कि नस्ल, दिव्यांगत और प्रवास स्थिति के साथ जुड़ा होता है, तो तब वेतन में अंतर अधिक बढ़ जाता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी लोक सेवाओं और अन्य सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश की कमी भी असमानता को बढ़ा रही है। कमजोर होते होते सामाजिक अनुबंधन और राष्ट्रीय सॉरी प्रवासी अनुबंध वेतन अंतर जुड़ जाता है और कमजोर होते सामाजिक अनुबंध और जैसे कि अम, संतोष और उसमें विश्वास की कमी बढ़ जाती, कमजोर होते सामाजिक अनुबंध के कारण विश्वास कमी बढ़ जाती, साथ ही समाजों में भीतर बढ़ते ध्रुवीकरण के कारण एकजुटता कमजोर हो रही है। बढ़ते संकट, महामारी, मुद्रास्फीति, चरम मौसमी घटनाओं, रूस यूक्रेन युद्ध आदि के कारण मौजूदा असमानताओं तथा न्याय में और अधिक वृद्धि हुई है। सामाजिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में आगे की राह क्या हो सकती है? पूर्ण कार्य तक पहुंच सुनिश्चित करना और भूमि और ऋण जैसे उत्पादक संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। विशेष रूप से कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म लघु उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए और जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन रणनीतियों में रोजगार उद्देश्यों व सामाजिक सुरक्षा नीतियों को शामिल किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी को नियमित रूप से मुद्रास्फीति के साथ समायोजित किया जाना चाहिए। साथ ही मजदूरों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसका कवरेज व्यापक होना चाहिए और कृषि कामगारों, घरेलू कामगारों एवं प्रवासी कामगारों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही इनका अनुपालन उचित तरीके से किया जाना चाहिए। तो एक कार्य को न्यायसंगत तब माना जाएगा यदि वह सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता हो, वह व्यक्ति विकास की संभावना प्रदान करता हो, सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता हो, कर्मचारी अपनी चिंताएं व्यक्त करने और संगठित होने के लिए स्वतंत्र हो, वह कर्मचारियों और उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखता हो, वह एक उचित आय प्रदान करता हो, वह रोजगार के सुरक्षित स्वरूप और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों की गारंटी देता हो। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में विश्वास बहाल करना चाहिए और सरकारी नियोक्ता संगठन और श्रमिक संगठन नीतियों के निर्माण पर होने वाले सामाजिक संवाद शामिल हो सकती है। इससे साझा समाधान प्राप्त करने और विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी में उचित परिवर्तन, डेटा गोपनीयता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूर्वाग्रह के जोखिम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन और सामाजिक न्याय को एक वैश्विक नीति अनिवार्यता के रूप में अधिक महत्व प्रदान किया करेगा। इसके लिए विधि अधिक बहुपक्षीय सहयोग और नीतिगत सुसंगतता की आवश्यकता होगी। जीवन चक्र के दौरान लोगों की सुरक्षा करना, बचपन में गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना आदि शामिल है। न्यूज इन शॉर्ट में देखते हैं तो सतत मतलब एसडीजी के लिए नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर एसडीजी देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने सतत विकास लक्ष्य नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023 जारी किया है। कौन सा? नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। एसडीजी के गोल्स और टारगेट्स की निगरानी के लिए ग्लोबल इंडिकेटर फॉर्म तैयार किया गया है। GIF को इंटर एजेंसी एंड एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एसडीजी इंडिकेटर्स ने तैयार किया है। AIEA एसडीजी कई सदस्य
देशों से मिलकर बना है तथा इसमें क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग मतलब यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन यूएनएससी द्वारा स्थापित किया गया था और ये भारत में सांख्यिकी कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसएसपीआई के माध्यम से 2021-23 की अवधि के लिए आईएईजी और एसडीजीज में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व किया है। भारत वर्ष 2015-17 और 17 से 19 की अवधि के दौरान लगातार 2 बार आईएईजी एसडीजीएस का सदस्य भी रह चुका है। वर्तमान में जीआईएफ में 231 विशिष्ट संकेतकों सहित 248 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत डेटा संग्रह, संकेतकों पर रिपोर्टिंग करने का काम राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियों और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इस प्रयास के लिए एमओएसपीआई ने 2018 में एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया था और एनआईएफ ने उन संकेतकों को शामिल किया था जो एसडीजी के वैश्विक संकेतकों के संगत हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे संकेतक भी शामिल हैं जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के रूप में हैं। इसमें प्रत्येक संकेतक के लिए डेटा स्रोत मतलब अलग-अलग सर्वेक्षणों से प्राप्त किए गए सरकारी आंकड़े, प्रशासनिक डेटा और विभिन्न जनगणना के आंकड़े हैं और उनकी अवधि को भी उल्लेख किया गया है। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क समान की एनआईएफ में परिवर्तनशील है और अर्थात जरूरत के अनुसार इसमें नए-नए आयामों को शामिल किया जा सकता है। एनआईएफ 2023 में 284 संकेतक हैं। एनआईएफ 2023 में भारत द्वारा एसडीजीएस की दिशा में की गई प्रगति का विश्लेषण किया गया है। साथ ही डेटा संबंधी उन कमियों को भी उजागर किया गया है जिनको दूर करने से एसडीजीएस की मतलब एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रगति को बेहतर निगरानी की जाती है। वर्ष 2019 में मंत्रालय ने संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के लिए विकास के लिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दिशा निर्देश तैयार कर उसे प्रसारित किए हैं। एसडीजी एनआईएफ प्रगति रिपोर्ट 2023 के मुख्य निष्कर्षों के बारे में अधिक जानकारी के लिए परिशिष्ट का संदर्भ लें। तो आगे देखते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें 2023 में तो डब्ल्यूईएफ ने लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी किया है। नवीनतम लैंगिक अंतराल रिपोर्ट या सूचकांक के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में 127 मतलब 127 स्थान पर है। वर्ष 2022 में सूचकांक में 135वें स्थान पर था। इस प्रकार इस वर्ष भारत ने लैंगिक समानता स्तर में 1.4% बिंदुओं तथा 8 स्थानों का सुधार हुआ है और रिपोर्टों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो लैंगिक असमानता को कम करने की जो वर्तमान गति है उसे गति से पूर्ण समानता स्तर पर पहुंचने में 131 वर्ष लग जाएंगे। मतलब समानता तक पहुंचने में लगभग भी 131 साल लग सकते हैं। भारत में तो सूचकांक में आइसलैंड 91.2% से शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद नॉर्वे है 87.9% पे, फिनलैंड है 86.3% पर। भारत में शिक्षा नामांकन मापदंड में बेहतर लैंगिक समानता स्तर प्राप्त किया है। हाल ही भारत में आर्थिक भागीदारी और अवसर मापदंड में केवल 36.7% ही समानता स्तर प्राप्त किया है। राजनीतिक सशक्तिकरण मापदंड में केवल 25.3% समानता स्तर प्राप्त किया है। लैंगिक समानता के मामले में बांग्लादेश 59वां स्थान और भूटान मतलब 103वां स्थान और चीन 107वां स्थान, श्रीलंका 115 और नेपाल 116 प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है। भारत में लैंगिक समानता में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई पहले क्या है? आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य व उत्तरजीविता में सुधार के लिए निम्नलिखित पहले शुरू की गई हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय महिला कोष, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सुकन्या समृद्धि योजना आदि शामिल किया गया है। और जेंडर गैप इंडेक्स के मापदंड क्या हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो शिक्षा प्राप्ति में सुधार के लिए निम्नलिखित पहले आरंभ की गई जैसे समग्र शिक्षा अभियान पहल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि। राजनीतिक भागीदारी में सुधार के लिए पहले सरकार ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों में 33% सीटें आरक्षित की हैं। लैंगिक सामाजिक मानदंड सूचकांक मतलब जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो यूएनडीपी ने जीएसआई मतलब जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की है। किसने? यूएनडीपी ने। इस सूचकांक का विषय है ब्रेकिंग डाउन जेंडर बायसेस और शिफ्टिंग सोशल नॉर्म्स टूवर्ड जेंडर इक्विटी। तो इक्वालिटी है और जो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स है में क्षमताओं और अधिकारों में लैंगिक समानता संबंधित विश्वासों, पक्षपातों और पूर्वाग्रहों को दर्शाया जाता है। साथ ही इसमें लैंगिक समानता के मूल कारणों को विस्तृत प्रस्तुत किया जाता है। तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट में
4 प्रमुख आयाम उनके संकेत शामिल होते हैं। इनमें प्रत्येक 1 से लेके 0 का मान होता है, जबकि कोई व्यक्ति पूर्वग्रह से ग्रसित होता है तो उसका मान 1 होता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वग्रह से ग्रसित नहीं होता है तो उसका मान 1 होता है। जीएसएनआई के वर्ल्ड वैल्यूज सर्वे से 7 प्रश्नों के प्रति अनुक्रिया के आधार पर निर्मित किया गया है। इसका 80 देशों और राज्य क्षेत्रों से डेटा उपयोग करके 7 संकेतकों का सृजन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यह सूचकांक विश्व की 85% जनसंख्या को कवर करता है। तो जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स के आयाम क्या हैं? राजनीति में लोकतंत्र के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना आवश्यक है। पुरुष महिलाओं की तुलना में बेहतर राजनीतिक साबित होते हैं, इसलिए विश्वविद्यालय महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। शैक्षिक महिलाओं की तुलना में पुरुषों का पुरुषों का नौकरी पर अधिक अधिकार होना चाहिए। नौकरी पर मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तुलना में पुरुषों का नौकरी पर अधिक अधिकार होना चाहिए। महिलाओं की तुलना में पुरुष व्यवसाय के बेहतर संचालक होते हैं। ये क्या है? आर्थिक मानदंड है। इंटीमेट पार्टनर द्वारा के हिंसा और जन्म संबंधी अधिकार की स्थिति, ये आर्थिक उन लोग को मिलना चाहिए क्योंकि ये जो बायास है इसको हटाया जा सके। और सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालें तो 10 में से 9 पुरुष और महिलाओं के प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित हैं। मतलब 10 में से करीब 9 पुरुष और महिलाएं ऐसी हैं जो महिलाओं के प्रति पूर्वग्रह से ग्रसित हैं। लगभग 50% लोगों का मानना है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष बेहतर राजनीतिक साबित होते हैं। साथ ही 40% लोग मानते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अच्छी व्यावसायिक कार्यकारी नहीं बन सकती हैं। पक्षपातपूर्ण लैंगिक सामाजिक मानदंड लैंगिक समानता प्राप्त करने और तभी महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाने में मतलब SDG 5 जो है प्रमुख बाधा है। निम्न और उच्च मानव विकास सूचकांक वाले सभी देशों में लैंगिक पूर्वाग्रह देखा गया है, लिंग आधारित सामाजिक मानदंडों के बने रहने के कारण। तो माता पिता के व्यवहार से कम उम्र से ही लिंग आधारित मानदंडों का समाजीकरण होना ये चैलेंज है। और भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाओं और लिंग आधारित अनुक्रम का संस्थानीकरण होना और सामाजिक स्वीकृति जिसमें कि सामाजिक मानदंडों का पालन करने वाले आचरणों को पुरस्कृत सम्मानित किया जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो आधुनिक दास मॉडर्न स्लेवरी क्या है? हाल ही में प्रकाशित एक नए सूचकांक के अनुसार भारत समेत G20 समूह देश के आधुनिक दासता को बढ़ावा दे रहे हैं। वाक फ्री फाउंडेशन ने वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया है, जिसमें यह सूचकांक 160 देशों में से आधुनिक मॉडर्न स्लेवरी की स्थिति का आकलन करता है। यह सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मतलब ILO, वाक फ्री और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM द्वारा जारी किए गए डेटा का उपयोग करता है। आधुनिक दासता शोषण की एक ऐसी परिस्थितियों को दर्शाता है जहां कोई व्यक्ति डर, हिंसा, दबाव, छल और ताकत के दुरुपयोग के कारण ना तो क्या ना तो कार्य करने से मना कर सकता है और ना ही कार्य को छोड़कर जा सकता है। आधुनिक दासता एक व्यापक शब्दावली है जिसमें दमन के अलग अलग तरीके शामिल होते हैं। और सूचकांक तो यहाँ पे देखते हैं आधुनिक दासता के आयाम क्या है? बालाश्रम है, मानव तस्करी है और दासता जैसी प्रथाएं हैं। तो बालाश्रम में लैंगिक शोषण, घरेलू दासता, बाल मजदूरी और घृणित रूप है। मानव तस्करी में घरेलू अंतर्राष्ट्रीय है और श्रम संबंधी शोषण के लैंगिक शोषण के लिए तस्करी है। जबरन विवाह के लिए परिणाम स्वरूप बालाश्रम है। दासता और दासता जैसी प्रथाएं, जबरन विवाह, ऋण दासता, बच्चों को सैनिक के रूप में उपयोग और दासता जैसी प्रथाओं की तस्करी आदि है। सूचकांक के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालें तो 2021 में प्रतिदिन लगभग 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता की स्थिति का सामना कर रहे थे और 2016 के बाद में इसमें 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है। 50% मिलियन में से 28 मिलियन लोग बालाश्रम और 22 मिलियन लोग जबरन विवाह के कारण उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। भारत इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है जहां सर्वाधिक 11 मिलियन लोग बालाश्रम करने के लिए विवश हैं। इसके बाद चीन और रूस का स्थान आता है। काफी शर्म की बात है। और आधुनिक दासता का सर्वाधिक प्रचलन उत्तर कोरिया में है और इरिट्रिया दूसरे नंबर पर है और जबकि इसका सबसे कम प्रचलन स्विट्जरलैंड में है और इसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। दासता के प्रमुख कारक हैं जलवायु क्षरण, लैंगिक असमानता, कोविड-19 संघर्ष। सूचकांक में की गई प्रमुख सिफारिशें हैं अलग अलग स्तरों पर आधुनिक दासता की पहचान करते हुए उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए। लचीलेपन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल को मजबूत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मानवाधिकार से ऊपर रखने वाली प्रवासन नीतियों की निरस्त किया जाना चाहिए। ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट मतलब ग्लोबल ट्रेंड्स फॉर फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2022 रिपोर्ट क्या है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार मतलब UNHRC ने द ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट 2022 शीर्षक में
शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित के बारे में डेटा देती है। शरण चाहने वाले शरणार्थी के लिए, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति के लिए, राष्ट्रविहीन व्यक्ति तथा जो अपने मूल देश या क्षेत्र में वापस लौट गए उनके लिए है। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नजर डालें तो दुनिया भर में लगभग 108.4 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित मतलब फोर्सिबल डिस्प्लेस्ड किया जाता है। इनके लिए उत्तरदायी कारण है इसके लिए उत्तरदायी कारण है लोगों को उत्पीड़न, हिंसा और मानवाधिकारों का उल्लंघन आदि। सामाजिक और जलवायु संकट के कारण जबरन पलायन करने वाले लोगों की संख्या 2021 की तुलना में 2022 में 21% अधिक थी। यह पलायन की अब तक की सबसे तीव्र वृद्धि है। जबरन विस्थापित किए गए लोगों में 30% बच्चे थे और निम्न और मध्यम आय वाले लोगों ने विश्व के 76% शरणार्थियों को शरण दी हुई है और विश्व में लगभग 4.4 मिलियन लोग राष्ट्रीय विहीन या उनकी राष्ट्रीयता निश्चित नहीं है। यह आंकड़ा 2021 में की तुलना में 2% अधिक है। वर्ष 2022 में 6 मिलियन विस्थापित लोग अपने मूल देशों या क्षेत्रों में वापस लौट आए हैं। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें क्या है? स्वेच्छा से मूल देश में वापसी मतलब वॉलंटरी रिपैट्रिएशन और किसी तीसरे देश में पुनर्वास जैसे स्थायी समाधान चरणबद्ध तरीके से किए जा सकते हैं। शरणार्थियों की क्षमता का निर्माण कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही मेजबान देशों पर दबाव को कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। स्थानीय समुदाय के साथ एकीकृत होकर शरणार्थी मेजबान देशों में नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनकी आजीविका के बेहतर अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। तो यूएनएचआरसी क्या एचसीआर क्या है? तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज क्या है? इसके बारे में देख लें। इसकी उत्पत्ति मतलब इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और उद्देश्य क्या? संघर्ष उत्पीड़न के कारण अपने मूल देशों से भागने के विवश लोगों के लिए जीवन को बचाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। यह शरणार्थी और शरण संबंधी कानूनों और नीतियों में सुधार लाने व उनकी निगरानी करने के लिए देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 1951 का शरणार्थी अभी समय इसके 1967 के प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित है और यह 135 देशों में कार्य करता है। ये ग्लोबल अपील रिपोर्ट जारी करता है। तो यूजीसी मतलब इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विनिमय 2023 यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटीज रेगुलेशंस क्या है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विनिमय विनियम 2023 जारी किए हैं। इस विनियम में यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विनियम 2019 का स्थान पर जारी किए गए हैं। ये विनियम क्या होता है? विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने और अनुसंधान प्रणाली को मजबूत और उच्चतर शिक्षा परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे पहले 2010 में विनियम अधिसूचित किए गए हैं थे जिन्हें 2016 से 19 में संशोधित किया गया था। नए विनियमन की मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालें तो ये विनियमन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। आगे बात करें तो ये चलो इसमें कुछ है नहीं। आगे बात करते हैं उच्चतर शिक्षा संस्थान मतलब हाई एजुकेशन के बारे में बात की। इंडिया रैंकिंग 2023 इंडेक्स है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में उच्चतर शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण जारी किया है। यह रैंकिंग नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित है। एनआरएफ में मापदंडों की निश्चित 5 व्यापक श्रेणियां हैं। पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज और दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और ग्रेजुएशन आउटकम है और इंक्लूसिव एंड आउटरीच है और लास्ट है परसेप्शन। तो इंडिया रैंकिंग 2023 संस्करण में नया क्या है? तो कृषि और संबंध क्षेत्र नामक एक नया विषय शामिल किया गया है। इंडिया रैंकिंग में नवाचार रैंकिंग को शामिल किया गया। इससे पहले इसे अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन में शामिल किया गया है। आर्किटेक्चर के दायरे का विस्तार कर इसे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का नाम दिया गया। समस्त श्रेणी भारतीय प्रौद्योगिकी आईआईटी मद्रास को सर्वोच्च रैंकिंग प्रदान की गई। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिक संस्थान का स्थान आता है। यह रैंकिंग शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और फैकल्टी संबंधी संकेतों पर आधारित है। और अगला है विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट मतलब वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय यूएनओडीसी ने विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ अभियान चलाने वाली एक वैश्विक संस्था है।
जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। यह सदस्य देशों को अवैध मादक पदार्थ और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ लड़ाई में तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विनियामक समर्थन प्रदान करता है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु पर एक नज़र डालें तो पिछले 1 दशक में दुनिया भर के मादक पदार्थों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 23% बढ़कर 296 मिलियन हो गई है और पिछले 1 दशक में मादक पदार्थों के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या 45% से बढ़कर 39.5 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट में निम्नलिखित बिंदुओं पर बल दिया गया है। क्या है? मादक पदार्थ संबंधित विषमताओं और असमानताओं पर और मादक पदार्थों के दुरुपयोग की घटनाओं से असमानताओं तथा सामाजिक और आर्थिक विषमताओं प्रेरित और संचालित होते हैं। अगली बात करें तो वैश्विक उत्तर और दक्षिण शहरी एवं ग्रामीण बस्तियों तथा आबादी के बीच विद्यमान असमानताएं मादक पदार्थों से होने वाले नुकसान में अपना योगदान देती हैं। अवैध मादक पदार्थों पर आधारित अर्थव्यवस्था संघर्ष, मानवाधिकार के हनन और पर्यावरणीय विनाश को बढ़ावा दे रही है। वनों की कटाई और खनन और भूमि पर कब्जे के साथ वन्यजीवी की तस्करी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। अमेजन के वन इसके उदाहरण हैं। साहिल क्षेत्र में मादक पदार्थों का दुर्व्यवहार और गैर राज्य सशस्त्र विद्रोह समूहों को वित्त पोषित कर रहा है। नियंत्रित दवाओं के चिकित्सीय उपयोग को विनियमित करने में लोक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, पर्याप्त ढांचे के अभाव में औषधीय उपयोग के लिए प्रयोग होने वाले साइकेडेलिक ड्रग को अवैध मादक पदार्थ बाजारों में भेजा जा सकता है। सिंथेटिक मादक पदार्थों का बढ़ता प्रभाव क्या है? मेथाम्फेटामाइन, फेंटालिन जैसे सिंथेटिक मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाले अपराधी कानून और प्रवर्तन के सक्षम चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। तो ये रहा आपका क्या है सोशल इश्यूज। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया। आपको जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट कर लीजिए और भी सारे विजन आईएएस की जो भी सब्जेक्ट वाइज पढ़े हुए हैं वीडियो उसको भी देख लीजिए। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।